चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको धन योग के बारे में बताया था और अब मैं दारिद्र्य योग के बारे में बता रहा हूँ। दारिद्र्य योग का मतलब है ऐसा योग जो पॉवर्टी को देता है, गरीबी को देता है, विपन्नता को देता है और व्यक्ति परेशान रहता है, उसे पता ही नहीं चलता है आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है। हम तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे पास जो भी था शक्ति वो हमने पूरा यूज किया, लेकिन फिर भी हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो ये योग होते हैं, ये प्लैनेटरी पोजीशन होती है हमारे चार्ट्स में, उसके कारण हमें ऐसा फेस करना पड़ता है। तो मैं आपको दारिद्र्य योग बता रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको धन योग के बारे में बताया था, जिसमें 21 मैंने आपको एसोसिएशंस बताए थे अलग अलग तरह के। अब हम आपको 21 बता रहे हैं जो भृगु ऋषि ने बताए हैं अलग अलग परिस्थितियों में। तो ये आउटसेट, इसका मतलब ये है, हम कहेंगे कि बेसिक ये फॉर्मेशंस हैं। इसके अलावा कई और फॉर्मेशन होते हैं, तो वो सब मिला के गणना की जाती है कि आखिर इसकी फाइनेंशियल स्थिति क्या रहने वाली है, रिसोर्सेज क्या रहने वाले हैं। तो ये बेसिक जो है, आप देखते ही अपनी कुंडली को निकाल सकते हो, देख सकते हो कि अच्छा ये है, इस कारण से विपन्नता या गरीबी या पॉवर्टी हमारे पास आ रही है लगातार। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको 21 महत्वपूर्ण बता दे रहे हैं कौन से एसोसिएशन होते हैं जिनसे विपन्नता या पॉवर्टी हमारे पास से जाती नहीं है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ फॉर्मेशंस बताऊंगा आगे, और भी कई तरह की फॉर्मेशन हैं जिनके आधार पे आप तय कर सकते हो कि आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ज्यादा रहने वाली है, पॉवर्टी ज्यादा रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दारिद्र्य योग है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इस दारिद्र्य योग के बारे में कैसे ये फॉर्म होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर एक बार वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भाव। 12 भाव का मतलब है 12 हाउसेस। इनमें राशि कोई भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राशि चेंज हो सकती है, भाव कभी चेंज नहीं होते हैं। तो ये लग्न है, इसी तरह से ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, इस तरह से। तो ये फॉर्म कैसे होते हैं? ये दो लॉर्ड्स के द्वारा फॉर्म होते हैं। एक तो षष्ठेश, इसका मतलब यहां जो भी राशि हो उसका जो अधिपति हो, लॉर्ड हो, और एक ये देख रहे हैं आप, व्ययेश कहते हैं इसको। व्ययेश का मतलब ये है, ये हानि का घर होता है। इसको हम द्वादशेश भी कहते हैं। 12th है, 12th को हम द्वादश कहते हैं। तो उसका लॉर्ड कौन बना? द्वादशेश। यहाँ इसका षष्ठ है तो ये षष्ठेश बन गया। तो षष्ठेश और द्वादशेश से बनते हैं ये, और ये 21 कैसे बनते हैं शुरू करते हैं। तो अगर इसका लॉर्ड, सबसे पहले देखें ध्यान से, 6th हाउस का लॉर्ड और लग्नेश, इसका एसोसिएशन हो जाए तो ये पहला बन जाता है, हमारा फॉर्मेशन पहला हो जाता है षष्ठेश और लग्नेश का। षष्ठेश और धनेश का हो जाए तो ये दूसरा फॉर्मेशन हो जाता है। षष्ठेश और तृतीयेश का हो तो ये तीसरा हो जाता है। षष्ठेश चतुर्थेश का हो तो ये चौथा हो जाता है। षष्ठेश पंचमेश का हो तो ये पांचवा हो जाता है। षष्ठेश सप्तमेश का हो जाए तो ये सातवां हो जाता है। षष्ठेश और अष्टमेश का हो जाए तो ये आठवां हो जाता है। षष्ठेश और नवमेश या भाग्येश का हो जाए, षष्ठेश और कर्मेश का हो जाए या दशमेश कहते हैं, षष्ठेश और लाभेश का हो जाए, और षष्ठेश और व्ययेश का हो जाए। तो ये आप देखेंगे टोटल 11 बनेंगे। ये 11, इसका मतलब षष्ठेश के साथ कोई भी भावेश, किसी भी भाव का स्वामी अगर कोऑर्डिनेट हो जाए, एसोसिएट हो जाए, तो ये 11 बन गए हमारे षष्ठेश के द्वारा। 10 बनेंगे हमारे द्वादशेश के द्वारा। जो 12th हाउस का लॉर्ड होगा उसका अगर एसोसिएशन हो जाए, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर ये 12th हाउस का लॉर्ड और 1st हाउस, इसका मतलब है लग्नेश, दोनों एक साथ हो जाए, द्वादशेश और लग्नेश, तो ये पहला फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से दूसरा 12th हाउस का लॉर्ड और 2nd हाउस का लॉर्ड, इसका मतलब धनेश और द्वादशेश या व्ययेश, कुछ भी कह लीजिए, तो ये अगला फॉर्मेशन हो गया। फिर व्ययेश और तृतीयेश या पराक्रमेश भी कह सकते हो। फिर व्ययेश और चतुर्थेश, व्ययेश और पंचमेश, व्ययेश और सप्तमेश। षष्ठेश ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, इसलिए अब ये शामिल नहीं होगा। तो व्ययेश और सप्तमेश, व्ययेश और अष्टमेश, व्ययेश नवमेश, व्ययेश कर्मेश या दशमेश, और व्ययेश और
एकादशेश या लाभेश। तो ये 10 बन गए, 10 ये और 11 पहले, तो कितने हो गए टोटल? 21। इसका मतलब कि 6th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड का अगर एसोसिएशन किसी और लॉर्ड के साथ हो जाता है, किसी और भाव के स्वामी से हो जाता है, तो ये दारिद्र योग का निर्माण करता है। अब दारिद्र योग का निर्माण हुआ, कैसे पता करेंगे हमारे कुंडली में? तो हम क्या करेंगे, हम इनकी दोनों की लिस्ट तैयार कर लेंगे। सबसे पहले जो कल हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो महत्वपूर्ण योग है धन योग, वो एक तरफ लिख लीजिए और दारिद्र योग एक तरफ लिख लीजिए। फिर देखिए धन योग ज्यादा बन रहे हैं, दारिद्र योग ज्यादा बन रहे हैं। अगर धन योग ज्यादा बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर धन की स्थिति ठीक रहेगी। दारिद्र योग ज्यादा बन रहे हैं तो इसका मतलब दरिद्रता ज्यादा रहेगी। फिर इन दोनों में कंपैरिजन करिए कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल योग कौन से हैं, कौन से प्लैनेट से बने हैं, ज्यादा पावरफुल कौन है। जो ज्यादा पावरफुल होंगे, अब मान लीजिए धन योग बने हैं, बहुत पावरफुल बने हैं और भले ही कुछ कम है, मान लो 3 है और ये 4 है दारिद्र योग, तो भी हमारे पास धन रहेगा। यस, इसी तरह से इसका वैसे वर्षा कि मान लीजिए दरिद्र योग बहुत स्ट्रांग है और केवल 2 बने और धन योग बन गए 4, तो भी दरिद्रता रहेगी। तो हमें इनकी बलवत्ता देखनी होगी। आप इनका निश्चित तौर पे षड्बल भी देख लीजिए, जिनका फॉर्मेशन हो रहा है, प्लेसमेंट भी देख लीजिए। उस आधार पे पता करिए कि दरिद्रता योग जो है या दारिद्र योग ज्यादा पावरफुल है या धन योग ज्यादा पावरफुल है। जो ज्यादा पावरफुल होगा उसका निश्चित तौर पर प्रभाव ज्यादा होगा। अगला पॉइंट, अब इसमें देश काल परिस्थिति को भी हमें शामिल करना होता है। टेक फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें धन योग 4 है और दारिद्र योग 1 है या 1 भी नहीं, और वो पैदा हुआ है किसी अमीर के घर। तो जब अमीर के घर, तो उसको रिसोर्सेस पहले ही सब कुछ मिले हैं, तो उसके पास और ज्यादा धन रहेगा, वो और आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी मजदूर या किसी ऐसे वर्ग के पास पैदा हुआ है जिसके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है, तो वहां अगर धनयोग वाला कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो आगे बढ़ेगा, वो अपने पीछे के परिवार में जो भी रिसोर्सेज रहे हैं या जो संपन्नता रही है उससे आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पे धन कमाएगा, लेकिन वो उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा जो पहले से ही संपन्न पैदा हुआ है। तो ये खास ख्याल रखिए, देश काल परिस्थिति इसमें जरूर साथ में रखनी पड़ती है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों अगर एक टाइम पे पैदा हुए तो दोनों एक ही चोटी पे जाएंगे या एक ही तरह की सफलता, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकता है, क्योंकि देश काल परिस्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब इसके अलावा मान लीजिए किसी बच्चे का ऐसा जन्म हुआ है, कारक ग्रह है उसका कुंडली में, और वो मान लीजिए धन योग भी बना रहा है और कारक है और उसका ही मान लो महादशा चल रहा है, तो निश्चित तौर पर बल्ले बल्ले है, तो वो तो एकदम बहुत जबरदस्त प्रभाव देने वाला है, क्योंकि उसका जो धन योग होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसी तरह से अगर ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो जिसका एसोसिएशन होके कौन सा बन रहा है, दारिद्र योग बन रहा है, और उसी की महादशा में पैदा हुआ है, तो दरिद्रता उसका साथ नहीं छोड़ेगी। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति है कि धन योग एक भी नहीं और दारिद्र योग 3 बने हुए हैं या 4 बने हुए हैं, तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति भिक्षा मांगेगा, दर दर भटकेगा, परेशान होगा, उसके पास धन नहीं होगा। मान लीजिए 3 है, कर्ज बहुत रहेगा, परेशान रहेगा, कर्जों से मुक्ति नहीं मिलेगी। मान लीजिए 2 है, तो आज कमाएगा और शाम को खर्च कर लेगा, कल कमाएगा, कल खर्च कर लेगा। मान लीजिए 1 है, तो फिर क्या होगा कि उसके पास थोड़ा बहुत प्रॉस्पेरिटी रहेगी, काम चलता रहेगा। तो इस तरह से इसको एनालाइज किया जाता है। अब 4 है, तो 4 में निश्चित तौर पे 4 अगर किसी के दारिद्र योग है और उसमें धन योग एक भी नहीं है, तो व्यक्ति पूरे लाइफ परेशान रहेगा, लेकिन दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसी तरह से और भी कई हैं, कई तरह के फॉर्मेशन है। चंद्रमा है, मान लीजिए रात्रि का जन्म है और अमावस्या का चंद्रमा है, सूर्य साथ में है, और साथ में उसके ऊपर मेलेफिक एस्पेक्ट्स भी हैं चंद्रमा के ऊपर, दरिद्रता योग बन गया। बहुत मुश्किल है ऐसी दरिद्रता से पीछा छुड़ाना। लग्न में मीस वृश्चिक राशि और वहीं पर सूर्य भी हो, रात का जन्म हो और किसी का उस पर महत्वपूर्ण एस्पेक्ट भी हो, मान लीजिए शनि का एस्पेक्ट हो या फिर राहु का एस्पेक्ट हो जाए 9th हाउस से आके, तो और ज्यादा प्रॉब्लम का कारक बन सकता है चंद्रमा।
एफ्लिक्टेड हो गया और दारिद्र्य योग बन गया। इसी तरह से चंद्रमा से केंद्र भाव में 1 4 7 10 में चंद्रमा जहां पर भी हो, मान लीजिए सब मेलेफिक हो, तो भी दारिद्र्य योग बन जाएगा। बहुत मुश्किल है उसका दरिद्रता से पीछा छुड़ाना। शुक्र भी कहीं ना कहीं आपको पता है पूरी तरह विलासिता का कारक होता है। अगर शुक्र भी मान लीजिए कमजोर है, चंद्रमा भी कमजोर है और इस तरह से दारिद्र्य योग भी बने हुए हैं, तो उसका तो ईश्वर ही मालिक है, क्योंकि फिर वो व्यक्ति तो वो जीवन जीता है कि कहते नहीं दर दर भटकना, क्योंकि शुक्र भी कमजोर, चंद्र भी कमजोर और दारिद्र्य योग भी ज्यादा बने हुए हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे लाइफ पर प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी देते हैं। किस तरह से हम रिच रहेंगे या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज रहेगी या हम बिल्कुल गरीब रहेंगे, ये हमारे चार्ट्स के द्वारा बताया जा सकता है। आप भी अपना चार्ट खोल के ये सब कुछ पता कर सकते हो। अगर आपको पूरा एनालिसिस कराना है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो। हम आपको जीवन के विभिन्न अंगों के बारे में, चाहे वो ये प्रॉस्पेरिटी हो या फिर और आपके करियर है, बिजनेस है, क्या सूटेबल रहेगा आपके लिए, बच्चों की क्या परिस्थिति है, आपकी ओवरऑल लाइफ का ट्रेंड क्या रहने वाला है, तो हम जरूर आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स का एनालिसिस करके बता सकते हैं और उनके अगर कुछ उपाय हैं तो वो भी आपको जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए ये 21 टाइप के टोटल जो है जिनको पॉवर्टी या दारिद्र्य जिनको कहते हैं योगास, वो मैंने आपको बताए हैं। हम आपको आगे और भी ये पूरा, ये ऐसा नहीं, ये तो केवल एक हम कहेंगे कि एक आउटसेट पता कर सकते हो आप। कई तरह के फॉर्मेशन बनते हैं, सैकड़ों टाइप के फॉर्मेशन बनते हैं जो अमीरी गरीबी को डिफाइन करते हैं, और वो हमारे जितने भी मनीषी हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उनके द्वारा उद्ग्रह सिद्धांत है। कुछ हमने व्यक्तिगत रूप से भी रिसर्च करके उनको वर्कआउट किया है, तो वो भी हम आगे चल के आपको बारी बारी जैसे जैसे टाइम मिलेगा उनके बारे में बताते जाएंगे कि अगर ये परिस्थिति है तो यस आपको और ज्यादा इसमें फायदा मिल सकता है या नुकसान मिल सकता है, जरूर आगे बताने वाले हैं। मींस प्रॉस्पेरिटी या पॉवर्टी। अब ये जो योग बने 21 टाइप के, ध्यान रखिए अगर ये धन भाव में, इसका मतलब है सेकंड हाउस में, तो ये पूरा प्रभाव देंगे, दरिद्रता जाएगी नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर सेकंड हाउस में ये हुआ है सिमुलेशन या इस तरह के, मान लीजिए यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति बन रही है दारिद्र्य योग की, तो समझ लीजिए दरिद्रता जाएगी नहीं, क्योंकि धन भाव है, ये 100% रिजल्ट देने वाला है। अगर ये 12th हाउस में बन जाए, 12th हाउस में इसका फॉर्मेशन हो जाए, तो ये हमें जो 75% का आउटपुट देगा। इसका मतलब ये दारिद्र्य योग यहाँ पर बन जाए 12th हाउस में, तो हमें रिजल्ट 75% मिलेगा। 75% इसका मतलब गरीबी रहने वाली है हमारे पास। अगर ये बाकी और किसी भाव में फॉर्म हो जाए तो फिर इसमें 50% का रिजल्ट असेस करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि दारिद्र्य योग ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं, तो सेकेंड हाउस में 100%, 12th हाउस में 3/4, इसका मतलब 75%, और शेष में ये 50%, इसका मतलब 1/2 जो है प्रभाव अपना देते हैं। तो आप ये असेसमेंट 3 तरह से करेंगे। पहले तो इसका फॉर्मेशन कहां हुआ, दूसरा उनका क्या बल क्या है, बल हमें देखना होगा कि हमारे जो अमीरी योग या जिसको धन योग कहते हो उसका ज्यादा बल है या दारिद्र्य योग का ज्यादा बल। फिर उनकी गिनती कितनी है, जो हमारा धन योग है उसके ज्यादा फॉर्मेशन है या दारिद्र्य योग की। फिर उस आधार पे प्रोपोर्शनेटली हम रिजल्ट निकालेंगे कि इसका मतलब है कि धन योग ज्यादा पावरफुल है तो हम धनी रहेंगे, और अगर दारिद्र्य योग ज्यादा पावरफुल है तो हम दरिद्रता से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको भृगु ऋषि का एक और जो बेसिक सिद्धांत है, इंट्रोडक्टरी वाला कह सकते हो आप इसको, जिससे आप तुरंत देख सकते हो अपने चार्ट से, वो बताया। पहले बताया था आपको धन योग और ये बताया आपको दारिद्र्य योग। आगे भी मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे आपके हित के अन्य वीडियोस देता रहूंगा, और आप अगर कुछ स्पेसिफिक चाहते हैं तो भी आप अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वो जैसे ही नंबर होगा, जो नंबर चाहिए होता है, जरूर हम उस पर भी वीडियो देने का प्रयास करेंगे। आपने ये वीडियो दिया, अपना मूल्य समय, ये वीडियो देख के अपना मूल्य समय दिया, उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ओम नमः शिवाय।